तो यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं संस्कृत पर चल रही शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज का अगला भाग यानी कि भाग 9। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण के जो भी सिद्धांत हैं वो हम इस वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं और इसी वीडियो के साथ संपूर्ण शिक्षण भाषा सिद्धांतों को हम कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस के कटारिया और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर का यूट्यूब चैनल। और यदि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करते, और इसका कारण ये होता है अगर आप बेल प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन है वो नहीं आता। तो जैसे ही आप बेल को प्रेस करते हैं उसके बाद में बेल का आकार जो है वो इस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको बेल आइकन दिखने लग गया है तो अब मानो कि आपको नोटिफिकेशन मिलना लग जाएगा। और साथ में अगर आप किसी प्रकार के कोई डाउट्स या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके लिए व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स और हेलो ऐप, ये सभी ऑप्शन खुले हैं, आप जहां चाहें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के भाग 9 में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं शिक्षण सिद्धांतों को। कौन से शिक्षण सिद्धांतों को? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को। कौन सी भाषा के शिक्षण सिद्धांतों को? संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांतों को। प्रत्येक भाषा के शिक्षण सिद्धांत कुछ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जिसको कंप्लीट करेंगे वो है संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन से सिद्धांत की क्या विशेषता है, कौन से सिद्धांत के बारे में परीक्षा में किस तरह का प्रश्न बन सकता है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप निसंकोच होकर के एक बार वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। और जैसा कि प्रत्येक वीडियो में आपको मैं कहता हूं कि आपको साथ में लिखने का प्रयास नहीं करना है, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेयर, ठीक है। आपको टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में उसमें एक सर्च बॉक्स होता है, उसमें आपको ये नाम जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, स्काई एजुकेयर, SKYEDUCARE, ये लिखोगे तो वहां पर एक चैनल मिलेगा, उसको आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद में इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप वीडियो से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में फिर से आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके बना सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और देखिए, इसके बाद में आप इसके नोट्स बना सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही आसान रहने वाला है और बहुत ही आसानी से मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। तो चलिए एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं कि हमने कहां तक पढ़ लिया और कितने टॉपिक अभी बचे हुए हैं। तो सिलेबस का जो फर्स्ट बिंदु है शिक्षण विधियों का, उसमें दो टॉपिक लगे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो हमने ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इसको वीडियोज के पिछले 8 भागों में कंप्लीट पढ़ लिया है, और आज के वीडियो के इस अकेले भाग में इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः। अब आपके सामने टॉपिक बचेंगे ये वाले, ठीक है। तो इसको वीडियोज के अगले भागों में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ये 5 अंक का है शिक्षण विधियों का, टोटल ये 15 नंबर की शिक्षण विधियां आएगी। और जो सेकंड है ये भी आपका 5 ही अंकों का है, और जो थर्ड वाला टॉपिक है ये भी 5 ही अंकों का है। तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ हमने ये 5 अंक जो है ये कंफर्म पक्के कर लिए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू देखी है क्रमबद्ध तरीके से तो इस 5 अंकों में पूरे में से पूरे 100% आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने ये ध्यानपूर्वक पढ़ा हो तो। आज के इस वीडियो के साथ में इस 5 नंबर को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसके बाद में ये जो बचे हुए 10 नंबर हैं इसको वीडियो के अगले कुछ भागों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी शिक्षण विधियां हैं जो संस्कृत भाषा के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इन दोनों की कंप्लीट हो जाएगी। ये लेवल फर्स्ट का सिलेबस है और सेकंड के सिलेबस में केवल इतना ही अंतर, ये सारे टॉपिक सेम है। और यहाँ पर एक और बिंदु लगा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, केवल ये एक टॉपिक एक्स्ट्रा है लेवल सेकंड के लिए, बाकी सिलेबस पूरा जो है वो सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो इस तरह से आपके 15 नंबर हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो वही पाठ्यक्रम, उसके फर्स्ट टॉपिक के दोनों बिंदुओं को मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे।
तो संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि शिक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। हम संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन उठेगा कि शिक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। उसका आंसर आपको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में देना है कि पंडित प्रणाली या पंडित विधि कौन सी शिक्षण विधि का दूसरा नाम है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पंडित प्रणाली या पंडित विधि कौन सी शिक्षण विधि का दूसरा नाम है। ये आज का क्वेश्चन है, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उसका आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने सही आंसर दिया उसके नाम मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले नारायण लाल ने सही आंसर दिया था कि भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इन्होंने एक और बात लिखी है कि भाषा शिक्षण की लोकप्रिय विधि पाठ्य पुस्तक विधि है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद में दिव्या पारिक ने आंसर दिया है कि श्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि लोकप्रिय विधि है। तो बिल्कुल आप दोनों का सही आंसर है। इसके अलावा भी अरविंद कुमार ने सही आंसर दिया है, चेतन कुमार ने सही आंसर दिया है और मंजू ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही लोगों के नाम दिखाए हैं, सभी दिखाना संभव नहीं है, तो जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनके नाम मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए कि पंडित प्रणाली या पंडित विधि कौन सी शिक्षण विधि का दूसरा नाम है। यह है आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। और यहाँ पर पहला जो स्वाभाविक क्वेश्चन बन रहा है वो यही है कि शिक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो देखिएगा, किसी भी भाषा शिक्षण के सफलता के लिए, देखिए भाषा शिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पर किस चीज के सिद्धांत सीख रहे हैं? भाषा शिक्षण के। कौन सी भाषा के? संस्कृत के। यानी अगर हमें संस्कृत भाषा बच्चों को सिखानी है तो वो सफल रूप से सिखाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं शिक्षण के, और वो नियम किस प्रकार से हैं? वो नियम जो बनाए गए हैं वो आधार स्वरूप हैं। आधार यानी जिनके ऊपर पूरी भाषा टिकी हुई है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की सफलता के लिए बनाए गए नियम जो भाषा शिक्षण के आधार स्वरूप हैं वो भाषा के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। अगर वो संस्कृत भाषा के हैं तो संस्कृत भाषा के शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहलाएंगे। और यदि आप इसमें संस्कृत भी नहीं लगाते हैं तो आप इसको भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत समान नहीं होते। जैसे इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी, जितनी भी भाषाएं हैं, फ्रेंच वगैरह, उन सभी भाषा के शिक्षण के सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भाषा की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो भाषा हमें सिखानी है और जो भाषा हमें सीखनी है उसके सफलता के लिए हमें उसी प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम संस्कृत भाषा के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि संस्कृत भाषा की शिक्षण को सफल बनाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए बनाए गए नियम संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करके ही भाषा शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। यानी कि भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं या जो नियम हैं उनका अनुसरण, यानी उनमें जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार चल करके ही हम उस भाषा को सफल रूप से सीख सकते हैं। नहीं तो उसमें कोई न कोई कमियां रह जाएगी या फिर वो बहुत ज़्यादा जटिल लगेगी, हमें सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम नियमबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि परिभाषा थी कि किसे हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। अब हम भाषा शिक्षण के प्रत्येक सिद्धांतों को देख लेते हैं कि कितने सिद्धांत मूल रूप से बताए गए हैं। वैसे तो आप चाहे जितने सिद्धांत इसमें शामिल कर सकते हो, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वही हमें पढ़ने हैं, परीक्षा में वही पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं। तो ये हैं संस्कृत की भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के नाम। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप सभी नामों को एक बार देख लीजिए, फिर हम इसके एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे,
ठीक है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है स्वाभाविकतायाः सिद्धांत। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हो जबकि पेपर जो है वो संस्कृत में आएगा। तो देखिए पेपर निश्चित रूप से संस्कृत में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके कहीं भी पेपर को पढ़ने में और पेपर को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम इसकी टेस्ट सीरीज हल करेंगे एग्जाम से पहले ही, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है इन वीडियोस से वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो जो भी मूल शब्द हैं जिनको संस्कृत में लिखना चाहिए उनको मैंने संस्कृत में ही लिखा है। यहाँ पर इन सिद्धांतों के नाम आपको संस्कृत में ही लिखे हुए मिलेंगे, तो संस्कृत में ही लिखा है। आपको मैं समझा रहा हूँ हिंदी में ताकि आपके बेहतरीन ढंग से ये समझ में आ जाए। और वैसे भी आपकी ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है स्वाभाविकतायाः सिद्धांत। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इसको संस्कृत में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, आपके दोनों ही माध्यम में ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यदि आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और जब हम पेपर इसका हल करेंगे, जब इसकी टेस्ट सीरीज हल करेंगे, तो वो भी आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, स्वाभाविकतायाः सिद्धांत यानी स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलतायाः सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब कोई भी बच्चा ये बता सकता है क्रियाशीलतायाः सिद्धांत यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत। मौखिक कार्य से सिद्धांत यानी मौखिक कार्य का सिद्धांत। ये सिद्धांतों के नाम है, ये नाम एक बार आप देख लीजिए, फिर हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। रुचि है सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नतायाः सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। समवाय सिद्धांत। उद्देश्य चयन विभाजनस्य च सिद्धांत, उद्देश्य चयन और विभाजन का सिद्धांत। चय का मीनिंग आप जानते हो और, ठीक है, तो उद्देश्य चयन और उद्देश्य विभाजन का सिद्धांत ये समझ सकते हो। एकतायाः सहभागितायाः च सिद्धांत, एकता और सहभागिता का सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत। भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, प्रयत्नस्य सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। अब यहाँ पर देख लीजिए अनुकरणस्य, ठीक है, अनुकरणस्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इन सब में कौन सा ऐसा शब्द है जो अगर हमें हिंदी में लिखा हुआ मिल गया तो हम नहीं समझ सकते, या इनकी हिंदी नहीं समझ सकते। समझ सकते हैं ना, आसानी से समझ सकते हैं। ये सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको हिंदी में लिखता स्वाभाविकता का सिद्धांत और आपको वहां पर संस्कृत में लिखा हुआ मिलता स्वाभाविकतायाः सिद्धांत, तो आपके कोई दिक्कत आती क्या? बिल्कुल नहीं आती। मैं इसको हिंदी में लिख देता कि मौखिक कार्य से सिद्धांत, तो मौखिक कार्य का सिद्धांत। इन चीज़ों का आप बहुत आसानी से अर्थ लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो मूल शब्द हैं जिनको संस्कृत में लिखना चाहिए उनको संस्कृत में ही लिखा है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ो, हिंदी संस्कृत वाली टेंशन निकालो। टेस्ट सीरीज में आपको हल करवाऊंगा बहुत सारी, उसमें आपके अच्छे से एक एक टॉपिक का या एक एक सिद्धांत का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर एक तरफ मैंने सभी सिद्धांतों के नाम लिख दिए हैं और अब एक एक करके इन सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वाभाविकता के सिद्धांत को। देखिएगा क्या होता है स्वाभाविकता के सिद्धांत में। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ये याद रख लेनी है कि स्वाभाविकता के सिद्धांत का ही दूसरा नाम क्या है? प्रकृतिवादी सिद्धांत। तो यदि परीक्षा में स्वाभाविकता की जगह है आपको प्रकृतिवादी नाम लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या समझना है कि स्वाभाविकता के सिद्धांत की ही बात यहां पर हो रही है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है स्वाभाविकता का सिद्धांत, तो जिस सिद्धांत में स्वाभाविक तरीके से भाषा सीखी जाए वही स्वाभाविक सिद्धांत है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा होता है स्वाभाविक सिद्धांत, स्वाभाविक तरीका कौन सा है भाषा सीखने का? तो देखिए समझिएगा कि बालक जब घर में जन्म लेता है और उसके बाद में जब वो भाषा सीखता है तो उसे किसी भी प्रकार की भाषा की व्याकरण सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बिना व्याकरण के ज्ञान के ही बहुत ही सरलता से भाषा को सीख जाता है। हमारे घर में जो भी भाषा बोली जाती है तो बच्चा उस भाषा को, हमारे घर में बोली जाने वाली यानी जो बच्चा है और उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वह उस भाषा को बिना उसके व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त किए ही सीख जाता है। तो स्वाभाविक तरीके से इस प्रकार से भाषा सीखने के सिद्धांत को स्वाभाविकता का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है स्वाभाविकता की सिद्धांत के बारे में। तो स्वाभाविकता का अर्थ
होता है किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। देखिए यहाँ पर स्वाभाविकता के भाषा शिक्षण के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है कि स्वाभाविकता का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो यहाँ पर स्वाभाविकता का अर्थ है कि किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। जब बालक घर में भाषा को सीखता है तो वह भाषा को स्वाभाविक रूप से ही सीखता है। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि बच्चा जब हमारे घर में हमारी मातृभाषा को सीख रहा होता है तो वो एक स्वाभाविक तरीका है और यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। अर्थात उस भाषा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं, किसके? उस बालक के, और वह उन सभी बातों को सुन सुनकर बिना किसी व्याकरण के ज्ञान के ही सहजता से सीख लेता है। तो मेरे हिसाब से आपको स्वाभाविक तरीके से भाषा सीखने की बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वभाव से ही सीखी जाती है। देखिएगा, मनुष्य का स्वभाव होता है भाषा सीखना। पशु कभी भी भाषा नहीं सीखता, लेकिन मनुष्य के स्वभाव में ही भाषा को सीखना और भाषा को बोलना ये स्वभाव के साथ ही आता है। तो भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक तरीका सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। भाषा सीखने के लिए भाषा कौशलों के स्वाभाविक क्रम, यानी इसका जो सही क्रम है, जिस क्रम में जिस नंबर से भाषा को सीखनी चाहिए उसके सही क्रम को अपनाना चाहिए। तो क्या क्रम है? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। नंबर 1 पर आता है श्रवण, नंबर 2 पर आता है भाषण, नंबर 3 पर पठन और नंबर 4 पर लेखन। इसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख सकते हैं। देखिएगा, जब कोई भी बालक पैदा होता है तो उसके बाद में वो डायरेक्ट ही बोलना नहीं सीखता, वह पहले सुनता है और तब वह उन चीज़ों को बोलता है। जैसे बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई शब्द सुनाई देता है तो उसके बाद में ही वह उस शब्द का उस चीज़ का नाम बोल पाएगा। जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि इस वस्तु को क्या कहते हैं, तब तक वह कैसे बोलेगा? तो सबसे पहले वह सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, उसके बाद में वो पढ़ेगा। देखिए, बच्चा क्या करता है? सुनता है और तब बोलता है, और बोलता है तभी पढ़ता है। बोलना ही नहीं आता तो पढ़ेगा क्या? और जब पढ़ता है उसके बाद में वो लिखता है। पढ़ने से पहले लिख नहीं सकता। जब उसको पढ़ना ही नहीं आता, जब उनको चीज़ों को नाम का ही नहीं मालूम कि इसको क्या कहते हैं, तो वह लिखेगा कैसे? तो पहले वह पढ़ेगा फिर लिखेगा। तो इसका स्वाभाविक क्रम है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। इसको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम भाषा कौशल के सोपान पढ़ेंगे तो इन श्रवण, भाषण, पठन कौशल को, पठन और लेखन कौशल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है इसमें से, पिछली बार भी आया है, उससे पहले भी आए हैं। तो श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, इन पे क्वेश्चन आता है। चलिए, तो इनके क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में लिखित पक्ष की अपेक्षा मौखिक पक्ष पर अधिक बल देना चाहिए। देखिए, लिखित पक्ष कौन सा है और मौखिक पक्ष कौन सा है? लिखित पक्ष वो है जिसमें हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। पढ़ना और लिखना ये दोनों लिखित पक्ष हैं, क्योंकि इसमें चीजें लिखी हुई होती हैं। पढ़ रहे हैं तो किसी लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, और लिख रहे हैं तो वो लिख ही रहे हैं फिर। तो ये दोनों लिखित पक्ष हैं। तो बच्चे को जब हम सबसे पहले भाषा सिखाते हैं तो मौखिक पक्ष पर ज्यादा बल देना चाहिए। तो मौखिक पक्ष क्या है? श्रवण और भाषण, यानी सुनना और बोलना, ये दोनों मौखिक पक्ष हैं। इसमें हमें लिखने का कार्य नहीं करना पड़ता। किसी भी चीज को, किसी भी बात को हम सुनते हैं किसी से भी, तो हमें लिखना नहीं पड़ता ना। तो ये मौखिक पक्ष है, मुख के द्वारा अभिव्यक्ति होती है इसमें। और दूसरा है भाषण, अगर हम बोल रहे हैं तो भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें मौखिक पक्ष पर ही बल देना चाहिए, सुनने और बोलने पर बल देना चाहिए। व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। अगली जो बिंदु है वो ध्यान में ये रख लेनी है आपको, ये रख लेनी है कि अध्यापक को संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करना चाहिए। अगर हम संस्कृत भाषा सीख रहे हैं तो कक्षा में संस्कृत में ही ज्यादातर शब्दों को बोलना चाहिए, ताकि अगर बच्चा सुनेगा संस्कृत के शब्दों को तो वह सीखेगा भी। संस्कृत श्लोक एवं बाल गीतों का आयोजन हो। ठीक है, इस सिद्धांत का अगला बिंदु क्या है कि संस्कृत श्लोक एवं संस्कृत के जो बाल गीत हैं उनका आयोजन विद्यालय में होना चाहिए,
ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सीख सकें भाषा को। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाएं। इसमें शुद्ध उच्चारण का, जैसे बच्चा बोलता है तो उसके उच्चारण में जो त्रुटि है उसका अभ्यास कराएं, बार बार उसको सुधारें। ठीक है। इसमें बालक भय रहित एवं कृत्रिमता से रहित अधिगम करता है, यानी प्राकृतिक तरीके से। देखिए, इसको प्रकृतिवादी इसीलिए कहा गया है, कृत्रिमता से अलग रहता है बच्चा। कृत्रिम तरीके से भाषा कैसे सिखाते हैं कि उसको व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद में सिखाते हैं, तो वो एक कृत्रिम तरीका हो गया। लेकिन स्वाभाविक तरीका क्या है, कृत्रिमता से दूर रखकर उसके स्वभाव में जो चीजें हैं उसके हिसाब से ही उसको सिखाया जाए। तो इससे बच्चा जो है वो भय मुक्त रहता है। जब उसको डायरेक्ट व्याकरण का ज्ञान देंगे तो वो डर जाएगा कि अरे इतने सारे नियम याद करने पड़ेंगे, ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम भाषा सीख पाएंगे। तो वो भय युक्त हो जाता है, भय मुक्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भय मुक्त रह कर के बच्चा आसानी से भाषा को सीख सकता है। तो इन तरीकों को क्या बताया गया है, स्वाभाविकता का सिद्धांत बताया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वाभाविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अब यहां पर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी यहां पर निरंतर क्रिया करने के लिए कहा जाता है। देखिएगा, समझते हैं क्या लिखा गया है इसमें। भाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु, भाई बार बार प्रयास क्यों करवाया जाता है, ताकि भाषा में दक्षता प्राप्त हो जाए, हम भाषा के एक्सपर्ट बन पाएं। और ये कब संभव है, जब बार बार हम उसका अभ्यास करेंगे। किसी भी भाषा को एक बार पढ़ने से हम उसमें दक्ष नहीं हो सकते। हम मान लीजिए उसको सीख तो लिया, लेकिन अगर हम उसको बार बार प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे अपने व्यवहार में, तो वह भाषा अपने आप हम भूलने लग जाएंगे या धुंधली हो जाएगी। तो भाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु क्रियाशील रहना पड़ता है, उस भाषा को प्रयोग में लाना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो यही बात क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो कहता है। अतः देखिए, यहां पर त्रुटि हुई है लिखने में, आप इसको अतः पढ़ेंगे, ठीक है। अतः क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास निरंतर जरूरी है। क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास इसमें निरंतर जरूरी है। बालक करके सीखता है, यानी बालक क्या करता है, अभ्यास करके सीखता है। वह स्वयं जब तक अभ्यास नहीं करता, जब तक बार बार वह उच्चारण नहीं करता, जब बार बार वह कठिन शब्दों को नहीं बोलता, तब तक वह नहीं सीख पाएगा। अतः बार बार कठिन शब्दों एवं कठिन ध्वनियों का उच्चारण जो है वो बार बार करवाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति, कक्षा के अंदर अध्यापक और बच्चों के बीच में संस्कृत भाषा में विचार और अभिव्यक्ति किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे क्रियाशील रह सकें और बच्चों का अभ्यास हो सके, ठीक है। संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाना, अगर संस्कृत को पढ़ाते समय हम संस्कृत माध्यम का ही सहारा ले रहे हैं तो अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। संस्कृत अनुच्छेदों का गति प्रवाह शुद्धता पूर्वक जोर जोर से पढ़ना, यानी यहाँ पर क्या होता है, जोर जोर से जब बच्चा पढ़ता है तो वह थोड़ा रुचिपूर्ण हो जाता है तरीका और कंठस्थ हो जाता है। हालांकि इस तरीके में एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। मौन वाचन अभ्यास हेतु पतंजलि ने 3 बिंदुओं का अनुकरण करवाना, यानी पतंजलि ये कहते हैं कि मौन वाचन के लिए पतंजलि ये कहते हैं कि 3 बिंदु हैं, इनका अनुकरण, यानी इन पर ज़्यादा बल देना चाहिए। किन किन बातों पर, देखिए मौन वाचन क्या होता है आप सभी जानते हैं। बच्चा जब मौन रह करके पढ़ता है, अपना मुंह बंद रख करके बिना बोले जब वह पढ़ता है मन ही मन में, तो उसको हम मौन वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन के लिए 3 बिंदु बताए हैं पतंजलि ने, रुचिपूर्ण पढ़ना, निरंतरता के साथ पढ़ना और वैराग्य भाव से पढ़ना, ताकि उसके शिक्षण को बल मिले, यानी वह दक्ष हो जाए। क्योंकि मौन वाचन एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चा क्या करता है, चुपचाप रह करके ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो उसमें उसका पूरा ध्यान उस बुक में होता है। और निरंतर यदि वह ऐसा करेगा और वैराग्य भाव से करेगा तो वह निश्चित रूप से उस भाषा में दक्ष हो जाएगा। तो ये 3 बिंदु किसने बताए हैं, पतंजलि ने। याद रख लेना है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत एवं उसके प्रभाव के 3 नियम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने सिद्धांत क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था कि बिल्ली को उसने पिंजरे में बंद किया और बाहर एक चूहा रख दिया,
तो बार बार वह बिल्ली भोजन के लिए प्रयास करती है, उछल कूद करती है, और किसी बार संयोगवश उसका पैर जो है वो उस बटन पर रखा जाता है जिसके दबने से उसका दरवाजा खुलता हो पिंजरे का। तो बिल्ली ने जब उछल कूद की प्रयास किया और जब दरवाजा खुला तो बिल्ली को ये पता चल गया कि ये बटन दबने से इसका दरवाजा खुलता है। तो वह शुरू में 2-3 बार तो उसको ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, उसके बाद में जब उसको पूरा मालूम चल गया कि ये बटन ही है जिसके दबने से दरवाज़ा खुलता है, तो वह एक ही बार में बटन दबाया और दरवाजे से बाहर। तो उसने क्या किया, प्रयास किया बार बार, वह क्रियाशील रही, उससे वह बटन दबाने में और बाहर निकलने में एक्सपर्ट हो गई, दक्ष हो गई। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत यही कहता है, और थॉर्नडाइक के 3 जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और उसके 3 प्रभाव हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। चलिए अब बात करते हैं मौखिक कार्य के सिद्धांत की। क्या होता है मौखिक कार्य का सिद्धांत? तो देखिएगा, भाषा श्रवण से प्रारंभ होती है, यानी भाषा जो है वो सुनने से शुरू होती है। बालक सबसे पहले सुनने का कार्य करता है, वह डायरेक्ट बोलने नहीं लग जाता है। सबसे पहले वह शब्दों को सुनता है, उसके बाद बालक उसे बोलना सीखता है। ठीक है, तो क्रम क्या है? श्रवण, भाषण, फिर पठन, उसके बाद में वह पढ़ता है, और देन उसके बाद में वह लिखता है। तो सही क्रम कौन सा हो गया? 1 नंबर पर बालक सुनता है। देखिए परीक्षा में क्रम पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर बालक बोलता है, तीसरे पर पढ़ता है, और चौथे नंबर पर वह लिखता है। तो श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये इसका एक सही क्रम है भाषा शिक्षण का, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि भाषा जो है वो सुनने से शुरू होती है, उसके बाद में बालक बोलता है, उसके बाद में पढ़ता है, और उसके बाद में लिखता है। तो सुनना और बोलना सबसे पहले होता है। अतः शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करवाना चाहिए। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि सुनना और बोलना ये सबसे पहले होता है, अतः सबसे पहले मौखिक कार्य करवाना चाहिए। इसीलिए इस सिद्धांत को मौखिक कार्य का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद में लिखित कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, संस्कृत शब्दावली एवं व्याकरण की विभिन्न रूप, यानी संस्कृत शब्दावली और व्याकरण के विभिन्न रूप मौखिक रूप से सीखे जा सकते हैं। लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति ही है, यानी हम जो भी कार्य लिखते हैं वो एक मौखिक अभिव्यक्ति का ही दूसरा रूप है। हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें बाद में अगर कोई चीज़ देखना हो तो हम वह पेज उठा करके देख सकते हैं, इसीलिए लिखा जाता है। तो हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो पहले मौखिक अभिव्यक्ति होती है, पहले हम उनको बोलते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। तो सर्वप्रथम मौखिक, तत्पश्चात लिखित कार्य करवाएं। पहले मौखिक बताएं, उसके बाद में उसको लिखवाएं। इससे बालक सक्रिय रहता है, तत्पश्चात ज्ञान जो है वो चिरस्थायी रहता है। तो पहले बोल करके मौखिक रूप से अध्यापक कक्षा में बता देगा तो वह चीज़ बालक समझ जाएंगे, और उसके बाद में वो आसानी से उसको लिख लेंगे। तो मौखिक कार्य का सिद्धांत यही है। अब बात करते हैं रुचि के सिद्धांत की। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि रुचि के सिद्धांत में क्या होता है। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये इतने सारे सिद्धांत हमें कैसे याद रहेंगे, तो बहुत सिंपल है। एक एक बात आपको इन सिद्धांतों की याद रख लेनी है, इनका अर्थ समझना है। देखिए, स्वाभाविकता के सिद्धांत में स्वाभाविक तरीके से भाषा सीखी जाती है। क्रियाशीलता के सिद्धांत में बार बार क्रिया करके, यानी निरंतर अभ्यास करके भाषा सीखी जाती है। मौखिक कार्य के सिद्धांत में बोल बोल करके। ठीक है, रुचि के सिद्धांत में रुचिपूर्ण तरीके से। तो इस तरह से आप इनका अर्थ समझ लो, उसके बाद में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे कि ये कोई कठिन शब्द हैं, इनका अर्थ आपको नहीं याद रहेगा। चलिए रुचि के सिद्धांत को समझते हैं। जिस विषय में बालक की रुचि होती है वह उस विषय को शीघ्रता से सीख लेता है। यानी जिस विषय में बालक की रुचि है वह उस विषय को बहुत ही शीघ्रता से, यानी बहुत ही जल्दी सीख लेता है। क्या कारण है ऐसा? आपने देखा होगा कि कोई भी बालक जब सिनेमा हॉल में फिल्म देख करके आता है तो वह घर पर आते ही वह पूरी फिल्म की स्टोरी आपको ऐसे उंगलियों पर बता देगा कि उसमें कहाँ पर क्या हुआ।
एक्टर का क्या नाम था, उसने क्या क्या बोला, कौन कौन से डायलॉग थे, सारी चीज़ें वो बता देगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वहाँ पर चीज़ों को रुचिपूर्ण ढंग से पेश किया गया है। तो यही सिद्धांत रुचि का सिद्धांत है। अतः हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? कक्षा में शिक्षण करवाते समय भी हमें दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। इस समय हम जो प्रयोगों जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो भी दृश्य श्रव्य उपकरण ही हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप दृश्य और श्रव्य उपकरण को हाथ में लेकर के या सामने रख करके पढ़ रहे हैं। दृश्य श्रव्य का मीन्स ये हुआ कि जिसमें सुना जाए और देखा जाए। जैसे रेडियो है तो रेडियो केवल एक श्रव्य उपकरण है, उसमें केवल सुना जाता है, देखा नहीं जा सकता। दृश्य श्रव्य वो होता है जिसमें देखा भी जाए और सुना भी जाए। परीक्षा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। दृश्य श्रव्य के बारे में पूछा जा सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि निम्न में से दृश्य श्रव्य उपकरण कौन सा है या कौन सा नहीं है। दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पूछें कि निम्न में से दृश्य श्रव्य उपकरण कौन सा है, तो आपको वो उपकरण का नाम ऑप्शन में से बताना है जिसमें देखा भी जाए और सुना भी जाए। ये दोनों जिसमें हो वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीड़ा माध्यम से शब्द धातु रूप का ज्ञान कराएं। क्रीड़ा के माध्यम यानी खेल के माध्यम से शब्द रूप और धातु रूप जो है वो याद करवा सकते हैं। ये एक रुचिपूर्ण तरीका है याद करवाने का। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें। ये भी एक रुचिपूर्ण तरीका है। बच्चा पहले से क्या जानता है उससे 2, 4, 5 प्रश्न करके हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा पहले से कितनी बातों को जानता है, और उसके बाद में उसके आगे से उसको पढ़ाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ में जो क्रियाएं दी हुई होती हैं उनका आयोजन। जैसे कभी निबंध लिखना होता है, कभी हमें प्रार्थना पत्र लिखना सिखाते हैं, तो कभी हमें खेलना सिखाते हैं, कभी वाद विवाद, तो कभी भाषण, तो कभी अंताक्षरी। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सस्वर वाचन, स्वर के साथ वाचन करना। कई बार सारे बच्चों को एक साथ हम श्लोक गाने के लिए बोल देते हैं, तो वो सस्वर वाचन के लिए ही होता है। कई बार सारे बच्चों को एक साथ हम पाठ पढ़ने के लिए बोल देते हैं, तो वो भी सस्वर वाचन में ही होता है। तो ये रुचिपूर्ण तरीके जितने भी हैं वो सभी रुचि के सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं। चलिए, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं अनुपात क्रमयोग सिद्धांत, यानी अनुपात क्रम के सिद्धांत को। अनुपात क्रमयोग सिद्धांत, अनुपात क्रम का सिद्धांत। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुपात क्रम में हमें पढ़ना चाहिए। अनुपात मीन्स बराबर बराबर मात्रा में, यानी जितने भी पक्ष होते हैं अध्ययन के, उन सभी पक्षों पर हमें बराबर बल देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 पक्षों को तो अच्छी तरह से तैयार कर लिया लेकिन हमने एक को छोड़ दिया, तो ये गलत तरीका होता है। अनुपात क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि सभी पक्षों को आप बराबर बराबर पढ़ें। देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य कितना है, भावात्मक कितना है और क्रियात्मक कितना है। ज्ञानात्मक है उसको भी बराबर पढ़ना चाहिए, भावात्मक को भी और क्रियात्मक को भी। ज्ञान कितना प्राप्त हुआ, हम उसके भाव को कितना समझे और हमने कितना अभ्यास किया या कितनी हमने क्रिया की। ठीक है, उचित अनुपात में पढ़ना ही अनुपात क्रम का सिद्धांत है। अर्थात भाषा शिक्षण के समस्त उद्देश्यों को उचित मात्रा में पूरा किया जाए तथा भाषा के समस्त पक्षों की ओर ठीक ध्यान देते हुए प्रत्येक अंग पर अभिष्ट बल दिया जाए, जितना बल जरूरी है वो दिया जाए। अच्छा, ध्यान रखना यह है कि प्राथमिक स्तर हेतु मौखिक कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक आधारित व्याकरण ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है, और उच्च स्तर हेतु अनुवाद रचना अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये मुख्य बातें थी अनुपात क्रम के सिद्धांत की। अब बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत की। अब यहां पर इस सिद्धांत को याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रख लेनी है कि इसमें प्रत्येक छात्र भिन्न भिन्न होता है, तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षण करवाया जाता है, तो वो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक छात्र बौद्धिक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से भिन्न होता है।
जैसे कुछ कुशाग्र बुद्धि यानी कुछ तेज बुद्धि वाले होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और कुछ मंद बुद्धि भी होते हैं। आता है व्यक्तिगत क्षमता, कौन से बालक में कितनी क्षमता है उसको ध्यान में रख करके शिक्षण किया जाना ही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसको आप व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत समझ सकते हैं। आता है अलग अलग छात्रों के अनुसार शिक्षण कार्य का स्तर अलग अलग रखना चाहिए। अब बात करते हैं समवाय सिद्धांत पर। तो समवाय सिद्धांत भी नाम से ही स्पष्ट है। समवाय मीन्स एक ही सिद्धांत में कई सारे सिद्धांतों का समावेश करना, यानी ये जितने भी सिद्धांत हैं इन सब की अच्छी बातों को निकाल करके एक सिद्धांत में इंक्लूड करके उसमें जोड़ करके जब शिक्षण करवाएं तो वो समवाय सिद्धांत होता है। देखिएगा, शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कक्षा के स्तर के अनुसार विभिन्न सिद्धांतों के सकारात्मक पक्षों का प्रयोग एक साथ करना समवाय सिद्धांत कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। सारे सिद्धांतों के जितने भी पॉजिटिव तत्व हैं, जो भी सकारात्मक या पॉजिटिव बातें हैं इन सिद्धांतों में, उन सबको अपना लिया जाए और जब जब जरूरत पड़े जिस सिद्धांत की उसी के अनुसार शिक्षण करवा दिया जाए तो वो समवाय सिद्धांत कहलाता है। चलिए, उद्देश्य चयनस्य विभाजनस्य च सिद्धांत, यानी उद्देश्य चयन और विभाजन का सिद्धांत अब हम पढ़ने वाले हैं। उद्देश्य का चयन करना और विभाजन करने का सिद्धांत, किस तरह से उद्देश्य का चयन किया जाता है और किस तरह से उसका विभाजन होता है समझ लेते हैं। देखिए, पुस्तक के पाठों को पढ़ाने हेतु, पुस्तक में जो पाठ हैं उसको पढ़ाने हेतु पाठों का चयन करना किस तरह से करना, पर्व, उत्सव और मुख्य दिवस। देखिए, कौन सा पर्व है, उत्सव। ठीक है, उत्साह को उत्सव पढ़ना आप, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर। तो जो भी पर्व होते हैं या जो भी उत्सव होते हैं या जो भी मुख्य दिवस होते हैं या जो भी ऋतु चल रही होती है उसके आधार पर उनके बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएं, इसके लिए उसी सीजन में वो पाठ हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस पाठ है तो ये हमें 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना चाहिए। अगर कोई होली के ऊपर कोई पाठ है तो वो हमें होली की सीजन में या होली के आसपास के दिनों में पढ़ाना चाहिए। दीपावली का कोई पाठ है तो वह दीपावली के आसपास पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से इन त्योहारों के आसपास अगर हम पढ़ाएंगे तो ऐसा करने से छात्रों को इन विशेष दिवसों का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाएगा। बच्चे देखेंगे कि अरे हाँ, सर ने हमें क्लास में ये चीज़ इस दिवस के बारे में बताई थी, ये इस तरह से इस दिवस में हो रही है या हम घटते हुए वो चीज़ देख रहे हैं। तो इसी को कहते हैं उद्देश्य का चयन करना और उसके विभाजन करके उसको पढ़ाना। ठीक है, अब बात करते हैं एकतायाः सहभागितायाः च सिद्धांत, एकता और सहभागिता के सिद्धांत की। तो देखिएगा क्या होता है एकता का और सहभागिता का सिद्धांत। शिक्षण के समय सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी जब भी शिक्षण कार्य हो रहा होता है तो अध्यापक ये बात ध्यान में रखता है कि सारे बच्चे समान रूप से उसमें भाग लें शिक्षण में। और यह कार्य शिक्षण के साथ साथ विविध सह शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता बढ़ाकर किया जा सकता है। यानी कक्षा में केवल पाठ पढ़ाना और पाठ पढ़ना ही नहीं होता, उसके साथ में जो सह शैक्षणिक कार्य होते हैं जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी, श्लोकों और बाल गीतों का वाचन, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सस्वर वाचन, संभाषण शिविरों का आयोजन आदि जो क्रिया है ये क्या है, पाठ्य सहगामी क्रिया ही है। ठीक है, तो यहां पर एकता और सहभागिता का तात्पर्य यही है कि सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता के साथ शिक्षण कार्य करवाया जाए। और यह अच्छी तरह से कैसे हो सकता है, सबकी सहभागिता यानी सबका सहयोग प्राप्त करते हुए कैसे संभव होता है, बाल गीतों के माध्यम से, श्लोकों के वाचन से, संवेद स्तर पर यानी सामूहिक स्तर पर, अंताक्षरी, अंताक्षरी में आप जानते हैं सारे बच्चे एक जगह बैठ जाते हैं और उनके दो ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप इधर से
कोई वाक्य, कोई श्लोक या कुछ दोहा वगैरह कुछ भी बोलता है, उधर से दूसरा ग्रुप उसका जवाब देता है लास्ट में, यानी श्लोक के लास्ट में जो अक्षर होता है उससे या शुरू वाले अक्षर से, जो भी नियम उस समय बना लिए जाते हैं। तो श्लोकों, बाल गीतों का वाचन, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सस्वर वाचन, संभाषण शिविरों का आयोजन, तो आदि क्रियाओं के द्वारा सहभागिता का जो सिद्धांत है इसको अपने मुकाम तक पहुंचाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं बहुमुखी सिद्धांत की। क्या होता है बहुमुखी सिद्धांत? अब ये छोटे छोटे सिद्धांत बचे हैं, ठीक है, इनको जल्दी से देख लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो निसंकोच आप कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुमुखी सिद्धांत कौन सा है? देखिएगा, एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, अर्थात संबंधित सभी विषयों का ध्यान देना, अर्थात बहुविधि प्रयत्न करना ही बहुमुखी सिद्धांत है। यानी किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करना ही बहुमुखी सिद्धांत है। बस इतना ध्यान में रख लो। तो प्रयत्न के सिद्धांत में प्रयत्न के लिए बोला गया है कि भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। किस तरह का प्रयत्न? साफ सुथरा लिखें और साफ सुथरा बोलें। और इसके लिए क्या क्या करें? शब्दों की रचना करें, वाक्यों की रचना करें, श्रुतलेख, यानी श्रुतलेख किसको कहते हैं? हम बच्चे को कहते हैं कि राइटिंग जमाओ, ठीक है, बार बार कोई लाइन दे देते हैं उसको लिखो। तो बड़ी क्लासों में ये कार्य तो नहीं होता है, लेकिन श्रुतलेखन, वाक्य रचना, वाचन आदि का बार बार प्रयत्न करके उसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है। तो प्रयत्न का सिद्धांत यही कहता है कि बार बार इन चीजों का प्रयत्न करना चाहिए। अब पढ़ते हैं, लास्ट सिद्धांत है आज की वीडियो का, अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण से सिद्धांत यानी कि अनुकरण का सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुकरण का सिद्धांत, जिसमें अनुकरण करे बच्चा, ठीक है। तो क्या होता है इस सिद्धांत में? बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। देखिएगा, इसको समझते हैं। देखिए, बच्चे क्या होते हैं, जैसे कक्षा में अध्यापक जो बोलता है, जिस प्रकार से वो लिखता है और जिस प्रकार से वो वाचन करता है, तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और वो भी फिर वैसे ही, जैसे अध्यापक बोलता है वैसे बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे वो लिखता है वैसे लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे वो उच्चारण करता है वैसे बच्चा भी उच्चारण करने का प्रयास करता है। तो इस विधि में क्या होता है कि बच्चा अनुकरण करता है और अनुकरण करने से वह जल्दी सीखता है, ठीक है, अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखते हैं। तो बच्चे अपने शिक्षक के जैसे बोलने, शिक्षक के जैसे लिखने और उनके स्वर एवं गीत आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयास करते हैं। अतः यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात अब यह है कि बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है और वो जो अध्यापक करता है वही सीखता है। तो यहाँ पर अध्यापकों को या शिक्षकों को स्वयं अपने उच्चारण, अपने स्वर, अपने बोलने की गति, अपने लेखन आदि को शुद्ध, स्वच्छ रखने का ध्यान रखना चाहिए। अगर अध्यापक अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। यदि वह अशुद्ध बोलेगा या अशुद्ध लिखेगा या अच्छी गति से नहीं पढ़ाएगा, वाचन की गति है ये कम या ज़्यादा रहेगी, तो बच्चे भी उसका अनुकरण करके गलत सीख सकते हैं। इसलिए अध्यापक को अपने स्वयं का ध्यान पहले इसमें रखना चाहिए। बालक को शिक्षण के समय अधिक से अधिक अनुकरण के अवसर देने चाहिए। बालक ज़्यादा से ज़्यादा अनुकरण करे, इसके अवसर देने चाहिए और उसमें जो त्रुटि हो अनुकरण में, उसका समाधान या उसका संशोधन करना चाहिए। इस विधि को संशोधन सिद्धांत या संशोधन यानी इस अनुकरण सिद्धांत को संशोधन सिद्धांत भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने स्वाभाविक सिद्धांत या स्वाभाविकता के सिद्धांत से लेकर अनुकरण के सिद्धांत तक जितने भी इम्पोर्टेंट संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत थे उन सबको इसमें समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो ये था वीडियो का भाग 9, जिसमें हमने संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक पढ़ा और आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र और उसके बाद में हम भाषा कौशल के सोपानों को पढ़ेंगे और इस प्रकार से इस क्रम को हम कंटिन्यू करते हुए
संस्कृत की शिक्षण विधियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर करें, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।